नमस्कार दोस्तों, रीड आईएएस के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग मोरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स और जो भी अच्छे विचार हैं जो विभिन्न विभिन्न दार्शनिकों, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों की तरफ से मिले हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से मिले हैं, किसी कैनन्स की तरफ से आए हैं, धार्मिक आध्यात्मिक विचारधाराओं से आए हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है मुख्य परीक्षा में। जब तक आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देकर फ्री होंगे और अपनी थकावट से आप निजात पा रहे होंगे, उन दिनों आप ये सारे वीडियो देख करके मोरल थिंकर्स पे अपने आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कि इसमें कोई फिलोसॉफिकल आइडिया या पॉलिटिकल आइडिया या एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ नहीं पढ़ना है। हम लोग अक्सर ये गलतियाँ करते हैं। जैसे अगर कांट हम पढ़ते हैं तो फिलॉसफी ऑफ रीज़न, टाइम एंड स्पेस ये नहीं पढ़ना है, बट मोरल विल की संकल्पना पढ़नी है। अगर हम सुकरात पढ़ते हैं तो प्रत्यय का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, वो तो वर्चू तैयार करना है। थिंकर में अगर हम मैक्स वेबर पढ़ते हैं तो सवाल भी आया था, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं वैसे उनका कंटेंट, अथॉरिटीज़ वगैरह का नॉलेज उनके देख करके कि कैसे अनबैस्ड कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, इंडिविजुअल के लेवल पर जो हम लोग एथिक्स की बात करते हैं और सिस्टम के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो बातचीत करते हैं उसमें अंतर कैसे है। तो यह मिथक बहुत लंबे समय से पहले रहा था, अब तो विद्यार्थी समझ गए हैं कि ये सब चीज़ नहीं पढ़ना होता है। और दूसरा यह भी ध्यान रखें कि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोरल थिंकर्स के, उसमें उनके नाम भी नहीं लिखे होते हैं। और अगर नाम लिख करके किसी थिंकर्स का कुछ कंटेंट पूछा भी गया है तो वह एक और एकमात्र थिंकर मैक्स वेबर ही है, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी में लोग पढ़ते हैं। जो पहले से एक विचार चला आ रहा था वो अब ऐसा है नहीं। जैसे मैं उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ, सुखवाद के पे सवाल था, व्हाट इज़ हैप्पीनेस इन योर ओन टर्म्स। आपके आधार पर सुख क्या होता है। अब सुखवाद के बारे में जर्मी बेंथम और स्टुअर्ट मिल ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कोई अगर नहीं भी पढ़ा है और किसी को, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ, हवाबाजी भी करना होगा तो क्या कहेगा, सुख आपके लिए क्या है। दूसरों के सुख में हमारा सुख है, और उसको आज के समय में रेलेवेंट करके अगर कोई बता पाए अच्छे से, उसे भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जितने लोगों ने मोरल थिंकर्स के नाम लिखे, उनके बैकग्राउंड, उनके चीज़ों पे बहुत लिखा, उससे कुछ लेना देना नहीं था, उनको मार्क्स कम मिले। जिन लोगों ने एप्लीकेशन लिखा, अनुप्रयोग लिखे, यूटिलिटीज़ बताई, उन्हें अधिक से अधिक अंक मिले। गांधी जी का एक स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है कि संसार में लालच के लिए बहुत कम है और इच्छा पूर्ति के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है। तो गांधी कहाँ जन्मे, कौन कौन सा आंदोलन किए, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये किसी के पास ज्ञान है भी तो यहाँ देना नहीं है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है यह बताना है। तो अगर पंच महाव्रत में से उनका अपरिग्रह और अस्तेय को उठा लें और उसको कॉरपोरेट गवर्नेंस से जोड़ दें आज, और दान पुण्य ये सब करने की चीज़ों से जोड़ दें, तो हैप्पीनेस आ ही सकता है। और इस एप्लीकेशन को कॉरपोरेट गवर्नेंस से जोड़कर कोई अगर बताएगा, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे रादर देन कि गांधी का हिस्ट्री कोई लिख दे, कैसे जन्मे, कैसे कैसे आंदोलन किए। तो ये एक तो समझबूझ बनाना बहुत ज़रूरी है इस विषय पर। इस नए कार्यक्रम में हम लोग सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स को लेंगे, और ग्रीस से ही या यूनान से ही एथिक्स शब्द का प्रारंभ भी हुआ है। एथिक्स शब्द एथिका से बना है, जो कि यूनानी शब्द है, एथिका या इथोस। तो तीन व्यक्ति वहाँ सबसे पहले नज़र आते हैं, उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। सुकरात, उनके स्टूडेंट प्लेटो और उनके स्टूडेंट अरस्तु। सुकरात रहने वाले थे यूनान के, जन्मे थे यूनान में। 470 बीसी से लेकर 399 बीसी तक वो वहाँ रहे। और जब वो जवान हुए, जब वो देखे, अपने होश हवास में आए और अपने समय के यूनान को देखे, तो बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिसेस वहाँ देखने को मिलते थे। और भोग विलास में राजा और युवा और बाकी सारे लोग लिप्त थे,
क्योंकि कुछ दार्शनिक विचार ऐसे उस समय प्रचलित थे जिसमें भोगवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता था। पाइथागोरस की फिलॉसफी और कुछ ऐसे दार्शनिक विचार थे, और उसमें ये मान्यता हावी थी कि व्यक्ति ही नैतिकता का आधार होता है। जबकि यह उल्लेखनीय है कि नैतिकता की परिभाषा में हमेशा सामाजिक मानक का ध्यान रखा जाता है। एथिक्स क्या है? तो किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार में सही गलत का निर्धारण सामाजिक मूल्यों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर किया जाए तो उसे एथिक्स कहते हैं। लेकिन उस जमाने में ये था कि व्यक्ति ही नैतिकता का मानक है, वो जैसा भी बता देगा, जिस तरह से वो अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा या कोई मानकीकरण कर देगा, वही मान लिया जाएगा। तो उस समय सिखाया जाता था कि व्यक्ति को चालाक बनना चाहिए, अपना काम निकालना चाहिए। तो इस तरह का ह्यूमन नेचर उस समय पाया जाता था। आज भी देखें, बहुत सारे दहेज लेने वाले वो भी इसी आधार पे अपनी बातों को कह रहे होते हैं। जैसे कोई अगर दहेज लेने वाला उसको लीगलाइज करे तो कह सकता है कि कोई पिता अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता था, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। कोई रिश्वत लेने वाला ये कहता है कि मैं रिश्वत मांगता नहीं हूँ, कोई हमारे कामकाज को देख के कुछ दे देता है उपहार में तो मैं क्यों मना करूँ उसे। तो ये सब व्यक्तिगत मानक के आधार पे आज भी रैशनलाइजेशन अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए होते हैं। ये वैसा ही सुकरात यूनान में देख रहे थे। और वो ये सब क्यों था? क्योंकि परसेप्शन को ही ज्ञान माना जाता था। परसेप्शन अर्थात अवबोधन। किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया, तो उन्होंने इसी चीज़ को तोड़ने के लिए दार्शनिक मान्यता का प्रस्तुतिकरण किया, जिसे प्रत्यय या आइडिया कहते हैं। आइडिया क्या है? तो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के लिए जब सभी गुण एक साथ उसके उपलब्ध हों तो उसे आइडियाज़ कहते हैं। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज का आइडिया, तो उसमें 3 भुजाएं दिखनी ही चाहिए तभी वो त्रिभुज माना जाएगा। किसी भी तरह से हो तो त्रिभुज नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने प्रत्यय की विचारधारा को कहा कि इस पर चलिए, परसेप्शन पर मत चलिए। आज सिर्फ हम इतनी बात समझ लें, आज के समय में प्रासंगिकता पूछी जाए सुकरात की, तो यही प्रासंगिकता है कि भाई कोई भी काम करने चलते हैं परसेप्शन पर ना चलें। 4 दोस्त मिल करके कोई काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, परसेप्शन पे काम करेंगे तो झगड़े होंगे। प्रत्यय पर चलें, है ना। तो सोच समझकर सभी गुणों को देखकर ही बात करें, वरना कोई बीच में यहाँ का बात वहाँ करने वाला आ जाएगा, झगड़ा होगा। सिर्फ हम परसेप्शन छोड़ दें, आज की तारीख में प्रत्यय पर चलने लगें तो औद्योगिक शांति, पारिवारिक कलह, कई तरह के विवाद और क्रोध प्रबंधन ये सब हो सकते हैं। ये उनका रेलेवेंस है आज के समय में। अगर हम और भी उनके चीज़ों को देखें कि उन्होंने किया क्या बताया, तो वर्चू के बारे में बताया, सद्गुणी होने के बारे में बताया। यह बताया कि एक तो ज्ञान परसेप्शन नहीं है, प्रत्यय है। और प्रत्यय के बताने का उद्देश्य ये था कि भाई ज्ञानी बनो, और ज्ञानी उसको बोला जाएगा जो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक दोनों को सिनोनिमस बना भी दिया कि भाई सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, ज़्यादा कुछ और प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बताया इसलिए क्योंकि अगर सद्गुण के हम प्रकार जान जाएं, जैसे उनके स्टूडेंट प्लेटो ने सद्गुण के प्रकार बताए हैं, टेम्परेंस, विजडम, जस्टिस, है ना, करेज, ये सब बताएं। तो सुकरात ने ये कहा था कि सद्गुण का प्रकार जान के क्या करोगे। जैसे अगर साहस को एक सद्गुण मान लें तो साहस कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसका तो समझ पता चलता नहीं है। न्याय को एक सद्गुण मान लें तो कितना न्यायविद बनना चाहिए, किस परिस्थिति में बनना चाहिए, ये सब समझ आता नहीं है। तो न्याय जानने का फ़ायदा क्या है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान यही है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को समझ करके भूमिका संपादन करें। इसीलिए उन्होंने नो दाई सेल्फ का नारा दिया, अपने आप को जानिए, अंतरात्मा कंसस की आवाज़ से सुनकर, देखकर और ह्यूमन एक्शन करिए। और जब आप ऐसा करेंगे इसका मतलब आप ज्ञानी हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होंगे। राइट, यह सिखाते थे वो युवाओं को, युवाओं में बड़े फेवरेट हो गए थे। जैसे कि युवा नए विचारों को लेकर उत्साहित रहते हैं, तो सुकरात को भी बड़ा अच्छा उस समय लोकप्रियता युवाओं में मिल रही थी।
उन्होंने कुछ बातचीत की ऐसी पद्धति अपनाई थी कि युवा बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे। उसको सोक्रेटिस मेथड कहते हैं। डायलेक्टिकल मेथड था वो, इनफैक्ट थेसिस सिंथेसिस वाला मेथड पूरा हुआ अप्लाई करते थे। डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है, जैसे आप कुछ थेसिस करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके बदले में एंटी थेसिस आता है, कोई एक प्रतिरोधक विचारधारा भी आती है और फिर वो कोई तीसरा उसे मिला देता है। जैसे किसी ने किसी से झगड़ा किया तो उसके बदले में भी उधर से बाउंस बैक हुआ, फिर किसी ने मिला दिया। तो थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो क्या करते थे, जैसे महिलाओं के बारे में नकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती थी युवाओं में, तो वो थेसिस करते थे। वो किसी युवा को पकड़ के कहते थे कि अगर आप वहाँ पे हो और मैं आपके जैसा नज़रिया आपके लिए रखूँ तो आपको कैसा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत एंटीथेसिस आता था, तो फिर वो सिंथेसिस करवाते थे कि छोड़ दो, फिर इस तरह का निगेटिव आइडिया छोड़ दो। ये मेथड, इसको सोक्रेटिस मेथड कहते हैं। इतना अच्छा मेथड था कि जिससे भी मिलते थे उसके ह्यूमन एक्शन को वो एथिकल बनाया करते थे। उनका प्रभाव युवाओं में इतना बढ़ने लगा कि लोग डर गए। तात्कालिक राजा और उस समय के जो पाइथागोरस जैसी फिलॉसफी या भौतिकतावादी दर्शन को जो चलाने वाले लोग थे, उसके जो झंडा बरदार थे, उन्होंने समझा कि ये तो सारा कुछ बदल के रख देगा। तो उन्हें बुलाया गया सुकरात को, और चूंकि वो परा चीज़ों की चर्चा करते थे, आत्मा की अमरता, ईश्वर, ऐसी बातें करते थे, तो उनको विष दिया गया कि आत्मा तो मरती नहीं है, तो अब विष पी लीजिए, अब तो अमर हैं। तो विष पी करके उनका एक तरह से हत्या कर दिया गया। तो एथेंस वासियों की तरफ से एक तरह से दर्शन के विरुद्ध इसे अपराध भी एक ये माना जाता है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने सद्गुण के जो फाउंडेशन स्टोन रखे, वह आज तक प्रचलित है, आज तक उसकी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। आज जैसे हम वर्चू के बारे में बात करें तो उसका क्या महत्व है, जो सबसे ज़रूरी है, जो किताबों में बाकी जगह पे नहीं रहता है। जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, भावनात्मक प्रज्ञता, तो वो क्या है? अपनी भावनाओं को समझना, अपनी समूह की भावनाओं को समझकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावनात्मक नियंत्रण करना। नो दाई सेल्फ क्या है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को समझकर हम अपने भावनाओं को या एनिमल इंस्टिंक्ट को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमारे आचरण अच्छे होने लगेंगे, नैतिक होने लगेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर उनकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। क्रोध प्रबंधन इससे अच्छे तरीके से हो सकता है। सही गलत का ज्ञान हमें सही तरीके से प्राप्त हो सकता है। आपसी विवाद या कलह, परसेप्शन छोड़ दें तो समाप्त हो जाएगा। जब तक कि हम आइडिया ना बना लें, तब तक किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार ना बना लें कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, किसी ने कहा है बस ये मान लिया, ऐसा नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको ये समझ में आए कि वो परसेप्शन पे चलते हैं कि ये करने से आईएएस में हो जाएगा, ये लो और आईएएस बनो, ऐसा नहीं है। जबकि अपने बुद्धि के प्रयोग से सही आइडियाज़ को डेवलप करके अपना काम करें। तो इस तरीके से सुकरात ने अपने विचार को प्रस्तुत किया। अब इनके स्टूडेंट थे प्लेटो, हाँ, जो इनके बारे में इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, खाली पैर चलते थे। सोक्रेटिस मेथड आपने देखा, बातचीत की पद्धति से चीज़ों को बताते थे। तो उनके विचार फिर कहाँ से हमें पता चले? तो फीडो और अपॉलजी, वो गुरु शिष्य संवाद है। प्लेटो जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने 2 किताबें पब्लिश की, जिसमें सुकरात और प्लेटो के बीच में जो बातचीत हुई है वो है अपॉलजी और फीडो, जिसमें सुकरात के विचार हमें कुछ देखने को मिलते हैं। आगे चलकर अगले सीरीज़ में हम लोग प्लेटो और फिर एरिस्टोटल, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।